हेलो एंड वेलकम टू इग्नू BAPSH। BPAG 173 का यूनिट नंबर 8 आज स्टार्ट हो रहा है, जिसका टॉपिक है ई लर्निंग, रोल ऑफ ICT इन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो ICT जो है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसका यूज करके कैसे एजुकेशन में क्या क्या डेवलपमेंट्स आए हैं, ठीक है, उसका यहाँ पर हमें बताया गया है कि ICT की मदद से एजुकेशन में आगे क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, कौन कौन सी नई नई स्किल्स आ रही हैं ICT की वजह से, जिनको यूज़ करके एजुकेशन को और भी ज़्यादा एक्सेसिबल और अफोर्डेबल बनाया जा सकता है। तो ये है इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अब लर्निंग का एक इंटीग्रल पार्ट बन चुकी है। अब ज़्यादा से ज़्यादा जो कोर्सेज हमें मिलते हैं वो ऑनलाइन रूप में मिलते हैं, कि ऑनलाइन हमें अपने घर से कंफर्ट जोन में बैठकर हम यहाँ से किसी को भी एक्सेस कर सकते हैं। अब जो इंस्टीट्यूशंस हैं, टीचिंग इंस्टीट्यूशंस, वो एडवांस्ड ICT कंसेप्ट को सिखा रहे हैं लोगों को, ताकि जो डिस्टेंस लर्निंग है उसको अच्छे से फैसिलिटेट किया जाए। उनके ऑनलाइन कोर्स डिज़ाइन करे जा रहे हैं, जिसमें कंप्यूटर टीचिंग है, ऑनलाइन असेसमेंट है, मैनेजमेंट है इंस्टीट्यूशंस का। तो ये सब ICT की मदद से एजुकेशन में देखने को मिल रहा है। हम इसमें ये पढ़ेंगे कि ICT बेस्ड एप्लीकेशन का यूज़ करके लर्निंग में हम क्या-क्या डेवलपमेंट्स कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर डिजिटल लाइब्रेरीज़ के बारे में बताया गया है, डिस्कशन फोरम्स के बारे में बताया जा रहा है, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये है। अब आता है ई-लर्निंग। अब ई-लर्निंग का कांसेप्ट क्या है और इसकी प्रेज़ेंट टाइम में सिग्निफिकेंस क्या है? तो ई लर्निंग एक ऐसा मॉड्यूल है इंफॉर्मेशन का, एजुकेशन का, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज़ करके एजुकेशन को एक्सेस करते हैं, जैसे कि इंटरनेट, वेब बेस्ड एप्लीकेशंस और मोबाइल्स ऐप। अब मोबाइल ऐप फॉर एग्जांपल कोई एडटेक कंपनी है, उसका कोई मोबाइल ऐप है, हम उससे एजुकेशन ले सकते हैं। ठीक है, इंटरनेट की मदद से हम एजुकेशन को एक्सेस कर सकते हैं अच्छे से, जिससे कि फॉर्मल और इनफॉर्मल लर्निंग जो है हम यहाँ पर अच्छे से कर सकते हैं। ई लर्निंग में जो कॉम्पिटेंसीज होती हैं पर्सनल की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वो इम्प्रूव होती हैं, क्योंकि जो ICT है एजुकेशन में, उसके लिए यहाँ पर स्किल्स लाई जाती हैं। कि पहले क्या किया जाता है कि एक पर्सनल होता है, उसको यहाँ पर स्किल्स का जो है वो ट्रेनिंग दी जाती है, स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाती है। उससे जो टीचिंग होती है वो ICT की मदद से दी जाती है, मतलब टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उसको ट्रेनिंग दी जाती है, जिसकी वजह से जो उसकी कॉम्पिटेंसी है, मतलब जो उसकी क्षमता है, वो कहीं न कहीं इम्प्रूव होती रहती है और आगे भी वो ICT की मदद से दूसरों को भी टीच कर सकता है। ये एक कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है ट्रेनिंग का, क्योंकि जहाँ एक जो ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उसे किसी को ट्रेनिंग देनी है एम्प्लॉयज़ को, तो वो क्या करेगी, कहीं पे रूम बुक करेगी या कहीं पे हॉल बुक करेगी उनको ट्रेनिंग देने के लिए। पर ICT की मदद से हम टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए अलग-अलग लोगों को एक ही साथ बैठकर ट्रेन कर सकते हैं, ठीक है? जो कि इन टाइम लर्निंग को वहाँ पर सपोर्ट करते हैं। आगे है, ई लर्निंग इसलिए भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि यहाँ पर इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ऐसा नहीं होता कि कोई पर्टिकुलर आपको टाइम टेबल यहाँ पर फॉलो करना पड़े। क्वालिटेटिव रिसोर्सेज यहाँ पर आपको मिल जाते हैं एक्सेस करने के लिए एट द कन्वीनियंस ऑफ द लर्नर। अब लर्नर अपने हिसाब से कुछ भी जो उसके कोर्स से रेलिवेंट है, उसके एकेडमिक से रेलिवेंट है, तो वो ई लर्निंग की मदद से कुछ भी एक्सेस कर सकता है। और जो ई लर्निंग है वो इंक्रीज हो रही है, पॉपुलर बन रही है एजुकेशन और ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी इंडिविजुअल्स और या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो यहाँ पर नई नई स्किल्स सिखा रहे हैं लोगों को ICT का यूज़ करके, ताकि जो ई लर्निंग है उसको प्रमोट किया जा सके। अब है ई लर्निंग, ऑनलाइन डिलीवरी ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। अब जो ई लर्निंग है वो एक ऑनलाइन लर्निंग की एक फॉर्म है, जिसमें हम लर्निंग करते हैं पर ऑनलाइन मोड में करते हैं। जो जिसमें जो एजुकेशनल मटेरियल होता है वो इंटरनेट के ज़रिए डिलीवर किया जाता है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल बुक की बजाय ई लर्निंग में क्या होता है, बुक्स की PDF को यहाँ पर शेयर कर दिया जाता है, कि जिससे कि जो भी लर्नर्स हैं वो इसको इजीली एक्सेस कर सकें। और इससे क्या होता है कि जो बुक्स की स्पेस होती है ना, जो बुक्स जगह घेरती हैं, वो भी यहाँ पर कम हो जाती हैं, क्योंकि हम अपने मोबाइल फ़ोन्स में, लैपटॉप्स में, PCs में हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं। और ये जो ई लर्निंग है ये 1990 से पॉपुलर होना शुरू हो जाती है।
बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस अब यहाँ पर ऑनलाइन कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम अपने कॉलेज का एग्जांपल लें, अपनी यूनिवर्सिटी का एग्जांपल लें, इग्नू अब क्या करता है, ओडीएल के साथ-साथ ऑनलाइन प्रोग्राम भी यहाँ पर प्रोवाइड कराता है, जिससे कि जो लर्नर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो घर बैठकर अपनी लर्निंग को आगे बढ़ा सकते हैं। While some courses require attendance in classes, campuses, orientations, पर कुछ कोर्सेज में ऐसा होता है कि फिजिकल जो अटेंडेंस है वो यहाँ पर रिक्वायर्ड होती है। पर ज़्यादातर केसेस में जो ऑनलाइन कोर्सेज होती हैं वहाँ पर अटेंडेंस का कोई ज़्यादा इशू नहीं होता। हम ऑनलाइन रहकर अपने अटेंडेंस भी दे सकते हैं। वेरियस ऑनलाइन रिसोर्सेज भी यहाँ पर यंगर चिल्ड्रन के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक जीआई न्यू सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ऑनलाइन लर्निंग सिस्टम्स को यहाँ पर ऑपरेट करती हैं, जिससे कि जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं वो लर्नर्स अच्छे से एक्सप्लोर कर सकें और उनको एक्सेस कर सकें। जो इग्नू है वो भी अब इलेक्ट्रॉनिक जो मटेरियल है वो यहाँ पर प्रोवाइड करता है जिसका नाम है ई ज्ञान कोश। ठीक है, जो कि फ्रीली एक्सेसिबल है। कोई भी आपको फी पे नहीं करनी है। किसी भी कंट्री का जो स्टूडेंट है वो इसको इजीली एक्सेस कर सकता है। आगे है ई लर्निंग सिस्टम्स, वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट। अब जो वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट है वो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है प्रेजेंट स्टूडेंट्स के लिए जिसमें वो किसी भी जो कंपोनेंट है कोर्स का उसे सिंगल और कंसिस्टेंट इंटरफेस से अच्छे से एक्सेस कर सकते हैं। मतलब किसी स्टूडेंट को अगर किसी एग्जाम की तैयारी करनी है, फॉर एग्जांपल उसे इंजीनियरिंग की तैयारी करनी है तो उसे फिजिक्स अलग से पढ़नी पड़ेगी, केमिस्ट्री के लिए कोई अलग से ट्यूशन लेना पड़ेगा। तो यहाँ ऐसा नहीं है। वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट में उसे एक ही कोर्स में सारी चीज़ें अच्छे से प्रोवाइड कर दी जाती हैं। इसमें उसका सिलेबस होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी जाती है, नोटिस बोर्ड यहाँ पर मिलता है जहाँ पर जो स्टूडेंट है उसका रजिस्ट्रेशन होता है, उसकी ट्रैकिंग होती है। ठीक है, बेसिक टीचिंग मटेरियल्स यहाँ पर दिए जाते हैं, कुछ एडिशनल रिसोर्सेज भी मिलते हैं और सबसे बड़ी बात जो सेल्फ असेसमेंट क्विज़ेज़ हैं, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स पर यहाँ पर क्विज़ेज़ भी दी जाती हैं ताकि जो लर्नर है वो अपनी लर्निंग को यहाँ पर टेस्ट कर सके। वीएलई एक ऐसा भी टूल है जिससे कि जो इंस्ट्रक्टर्स और स्टूडेंट्स हैं वो अपने राइट्स को अलग-अलग तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन बना सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स फॉर्म कर सकते हैं जो कि उनके इंस्टीट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी होते हैं। किसी स्टूडेंट को क्या करना होता है, अपने कॉलेज का असाइनमेंट बनाना होता है, तो वो भी यहाँ पर ये कर सकता है। इंडिया की अगर हम बात करें, जो ई विद्यापीठ ई लर्निंग सिस्टम है वो इस्टेब्लिश कर दिया गया है ताकि जो इंटरनेट है उसको टीचिंग में लाकर टीचिंग को पावरफुल टीचिंग बना दिया जाए और एक ऐसा इन्वायरमेंट बना दिया जाए जिसमें जो टीचिंग मटेरियल्स हैं वो अच्छे से इजीली एक्सेसिबल हों, सारे पब्लिकेशंस को अच्छे से प्रोवाइड किया जाए इंटरनेट की मदद से। तो यहाँ पर ई विद्यापीठ में ये किया जा रहा है। अब जैसे-जैसे जो वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट्स हैं, उनका एडॉप्शन बढ़ रहा है, तो इससे क्या हो रहा है कि जो टीचिंग का टाइम है ना, वो भी सेव हो रहा है। ठीक है? क्योंकि जहाँ पर एक टीचर को एक कोर्स पढ़ाने के लिए अलग-अलग क्लासेस में जाना होता है, पहले वो ए सेक्शन में जाएगी, फिर वही सेम चीज़ वो बी सेक्शन में जाएगी, ऐसा नहीं होता। एक ही टीचर बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक ही साथ पढ़ा सकती है, जिससे कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है? डिस्टेंस और कैंपस बेस्ड लर्निंग का यहाँ पर वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और एक नया सिस्टम यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया गया है स्टूडेंट्स के लिए, जिससे कि जो स्टूडेंट्स हैं वो कोर्सेज में रजिस्टर कर सकें, एनरोल कर सकें। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। सबसे ज़्यादा इन्होंने डिजिटल लाइब्रेरी पर क्वेश्चन पूछा है गवर्नेंस में, तो देखते हैं ये क्या है। विकिपीडिया के अकॉर्डिंग एक डिजिटल लाइब्रेरी ऐसी लाइब्रेरी होती है जहाँ पर जो रिसोर्सेज होते हैं वो मशीन रीडेबल फॉर्मेट में बनाए गए होते हैं, जहाँ पर जैसा कि हम फ़ोन में उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है, लैपटॉप में हम पढ़ सकते हैं, तो ये सब है। लाइब्रेरीज में जो डिजिटलाइजेशन हुआ है सर्विसेज का वो इस ऑर्डर में हुआ है। सबसे पहले कैटलॉगिंग सर्विसेज, जब सर्विसेज हैं उनको कैटलॉग किया जाए, मतलब एक ही जगह पर अलग अलग सर्विसेज दिखाई जाएं कि इस सर्विस में ये प्रोवाइड किया जाता है, ये सब। सेकंड है पीरियोडिकल इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विसेज। अब इंडेक्सिंग की जाए कि इस सर्विसेज में हमें क्या क्या मॉड्यूल्स पढ़ने को मिलेंगे। थर्ड है पीरियोडिकल्स एंड लार्ज रेफरेंस वर्क्स। रेफरेंस की जरूरत पड़ती है पढ़ते समय, तो यहाँ पर ये दिए जा रहे हैं।
फाइनली बुक पब्लिशिंग यहाँ पर की जाती है। Digital libraries provide several advantages over traditional computers according to Wikipedia डिक्शनरी। अब विकीपीडिया डिक्शनरी के अकॉर्डिंग्स जो डिजिटल लाइब्रेरी है वो बहुत सारी एडवांटेजेस को भी यहाँ पर प्रोवाइड करती है, क्योंकि डिजिटल लाइब्रेरी से क्या होता है कि एक लर्नर के पास बहुत सारी चॉइस होती है, वो किसी भी पर्टिकुलर बुक को आराम से बैठकर डाउनलोड करके पढ़ सकता है, ना कि उसे बार बार अलग अलग बुक्स के लिए लाइब्रेरी फिजिकल लाइब्रेरी में जाना पड़े। तो डिजिटल लाइब्रेरी की वजह से फिजिकल मूवमेंट भी बहुत कम होती है। इसमें जो लार्ज स्टोरेज लेती हैं बुक्स, स्टोरेज बहुत ज़्यादा लेती हैं, तो इससे डिजिटल लाइब्रेरी की मदद से क्या हुआ है कि जो डिजिटल इन्फॉर्मेशन है उसका नेचर जो है कॉम्पैक्ट हो गया है। आराम से किसी भी फ़ोन में हम ढेरों बुक्स को यहाँ पर स्टोर भी करके रख सकते हैं। इनका मेंटेनेंस लोअर होता है, कॉस्ट तो बहुत ही कम होती है। आगे, digital libraries also provide boundary free access globally to users with internet connections। अब जो डिजिटल लाइब्रेरी है, ऐसा नहीं है कि इंडिया में कोई डिजिटल लाइब्रेरी है उसमें जो बुक्स हैं वो सिर्फ इंडियन सिटीजन ही पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। डिजिटल लाइब्रेरीज बाउंड्री फ्री एक्सेस देती हैं। पूरी दुनिया में किसी को भी कोई इंडियन डिजिटल लाइब्रेरी से कोई पर्टिकुलर बुक पढ़नी है तो वो आराम से उसको पढ़ सकता है। उस शर्त ये है कि उसके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, और यहाँ पर 24/7 का एक्सेस दिया जाता है, मतलब पूरे दिन में आप कितनी भी बुक्स को यहाँ पर आराम से पढ़ सकते हैं। एंड फाइनली, डिजिटल preservation is simpler through duplication of digital resources, ensuring the longevity and conservation of material। अब जो डिजिटलाइजेशन हुआ है स्टडी मटेरियल्स का, उससे क्या हुआ कि जो डिजिटल रिसोर्सेज हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जो है वो सिंपल बनते जा रहे हैं। क्योंकि किसी भी, अगर हम फिजिकल बुक की बात करें, किसी को फिजिकल बुक चाहिए तो वो पहले स्टेशनरी पे जाएगा, वहाँ पे नहीं मिली तो अगली पे जाएगा, तो ये सब यहाँ पर सेव हुआ है। सिंपल बना है प्रोसेस, सिंपली किसी भी डिजिटल लाइब्रेरी में जाके हम उस पर्टिकुलर बुक को एक्सेस कर सकते हैं। डिजिटल लाइब्रेरीज की कुछ सेवरल एडवांटेजेस होते हैं ट्रेडिशनल लाइब्रेरीज से, जैसे कि इनकी एक्सेसिबिलिटी बहुत ही वाइडर होती है। जहाँ पर जो फिजिकल लाइब्रेरीज हैं उनका एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक ये लाइब्रेरी खुली रहेगी, पर ऐसा डिजिटल लाइब्रेरी में नहीं होता। ये 24 आवर का हमें एक्सेस देते हैं किसी भी बुक को पढ़ने का या किसी भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस करने का। ठीक है, रिसोर्सेज इजीली मिल जाते हैं, कन्वीनियंस के अनुसार यूजर सब इसको यूज कर सकते हैं, तो ये सब है। पर इसी के साथ साथ कुछ डिजिटल लाइब्रेरीज के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि अगर वहाँ पर नेटवर्क ही नहीं है, इंटरनेट नहीं है, तो हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और जहाँ पर जो ट्रेडिशनल लाइब्रेरी इन्वायरमेंट है उसका लैग होता है, तो यहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज मिलती है। ठीक है, क्योंकि अगर किसी भी एरिया में ट्रेडिशनल लाइब्रेरी जो है उसका लैग देखने को मिलता है, तो इससे क्या होता है कि जो डिजिटल लाइब्रेरी है ना, उसको कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि हमारे पास इंटरनेट तो है नहीं, तो हम इसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं, तो ये सब है। आ गया था क्लाउड स्टोरेज इन एजुकेशन सेक्टर। अब जो क्लाउड स्टोरेज है वो है क्या? क्लाउड स्टोरेज एक ऐसा मेथड है डेटा को स्टोर करने का जिसमें रिमोट से रिमोट एरियाज में भी यहाँ पर इसको इजीली एक्सेस किया जा सकता है। पर हमें क्या करना होगा, सबसे पहले मटेरियल्स को सर्वर्स में जाकर स्टोर करना होगा, क्योंकि सर्वर्स ही मेन कंप्यूटर्स होते हैं, मेन सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि आगे इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं। तो क्लाउड स्टोरेज में हम रिमोट सर्वर्स पर आराम से डेटा स्टोर कर सकते हैं, जो कि इंटरनेट की मदद से हम कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। और क्लाउड स्टोरेज सर्विस प्रोवाइडर्स इंस्टीट्यूशंस में भी हेल्प करते हैं इंफॉर्मेशन फैलाने में, जैसे कि स्कूल की कोई क्लाउड स्टोरेज है जहाँ पर स्कूल से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वहाँ पर वो स्टोर किए जाते हैं। ठीक है, ग्राफिक्स हैवी फाइल्स, जहाँ पर जिस फाइल में ग्राफिक्स ज़्यादा होते हैं उसको यहाँ पर इजीली स्टोर कर दिया जाता है। फॉर अ लार्ज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, हायरिंग अ हाई कैपेबिलिटी क्लाउड सर्विस प्रोवाइड टू सॉल्व देयर स्टोरेज इश्यूज। तब अगर कोई बड़ा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तो उसे क्या चाहिए कि हमें एक बड़ा क्लाउड स्टोरेज चाहिए जिसमें हम पूरे इंस्टीट्यूशन की फाइल्स को अच्छे से स्टोर करके रख सकें। तो ये है क्लाउड स्टोरेज इन एजुकेशन सेक्टर। ये बहुत ही सिंपल है। दोबारा पढ़ें तो क्लाउड स्टोरेज एक ऐसा मैनेजमेंट है
एक ऐसा मेथड है डेटा को स्टोर करने का, जिसमें हम डेटा को सर्वर्स में स्टोर करके रखते हैं। अब उन सर्वर से हमें जो है वो डेटा आराम से मिल जाता है, हम किसी भी रिसोर्स को इजीली एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट की मदद से। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ देखा जाता है, क्योंकि स्कूल्स यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है, स्टूडेंट्स का डेटा बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेड होता है, वो एक जगह पर नहीं होता। तो इसमें क्या होता है कि सारे स्टूडेंट्स का डेटा जो है एक ही बार में फीड करके लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोरेज को यहाँ पर हम इंश्योर कर सकते हैं। लास्ट आता है डिजिटल पोर्टफोलियो। अब डिजिटल पोर्टफोलियो एक ऐसा टूल है डॉक्यूमेंटेड का, जो कि इंडिविजुअल की पर्सनल, एकेडमिक और प्रोफेशनल डेवलपमेंट को यहाँ पर किसी तरीके से स्टोर करके रखता है। ये एक विजुअल गाइड होता है, जिससे कि हम किसी भी इंडिविजुअल की अचीवमेंट्स के बारे में पता लगा सकते हैं। ठीक है, उसने कौन कौन से गोल्स को अचीव कर लिया है ये पता लगा सकते हैं। और जो डिजिटल पोर्टफोलियोज हैं उसमें लिंक्ड स्क्रीन्स होती हैं, कुछ वेब पेजेस होते हैं जिसकी मदद से जो डिफरेंट कंटेंट्स होते हैं, जैसे कि फोटोज, इंफॉर्मेशंस और इंस्ट्रक्शंस, हम इनको एक ही जगह पर एक्सेस कर सकते हैं। ये एक ऐसा फॉर्म होता है जिससे कि जो स्टूडेंट है उसकी अचीवमेंट को हम डिस्प्ले कर सकते हैं थ्रू वेरियस एक्सपीरियंसेस, जैसे कि क्लास असाइनमेंट्स, कम्युनिटी सर्विस, ऑक्यूपेशनल एक्सपीरियंस, तो ये सब है। The opening page of digital portfolio is typically identifies the students and their school। अब जो ओपनिंग पेज होता है डिजिटल पोर्टफोलियो का, उसमें जो स्टूडेंट होता है उसके स्कूल का नाम लिखा होता है, ठीक है, उसकी डिटेल्स होती हैं। इससे क्या होता है कि जो यूज़र्स होते हैं ना, उनको नेविगेट करने में बहुत ज़्यादा जो है आसानी मिल जाती है कि हमें एक स्टूडेंट का पोर्टफोलियो ढूंढना है तो हमें इस पर्टिकुलर नंबर को डालना है, तो इस स्टूडेंट का जो है वो पोर्टफोलियो खुल जाएगा। तो ये सब यहाँ पर किया जाता है। A digital portfolio is a tool that enables students to save examples for for their work electronically। अब जो स्टूडेंट्स होते हैं अपनी अचीवमेंट्स को देखने के बाद वो उसे स्टोर भी करना चाहें तो यहाँ पर कर सकते हैं, जो कि उनकी कॉलेज और जॉब इंटरव्यूज में काम आएगा। Digital portfolios encompasses all areas of study with a focus of future academic and professional ambitions। अब डिजिटल जो पोर्टफोलियोज होते हैं वो फोकस करते हैं फ्यूचर एकेडमिक्स और प्रोफेशनल एम्बिशंस पर, क्योंकि एक स्टूडेंट की स्कूल लाइफ में जो भी उसके अचीवमेंट्स हैं डिजिटल पोर्टफोलियो में वो आराम से उस स्टूडेंट्स को जो है वो एक्सेस कर सकता है, ताकि जो जॉब या फिर कॉलेज इंस्टीट्यूट्स हैं वो उसमें, कॉलेज इंटरव्यूज हैं वो उनमें इनको आसानी से यूज़ करके अपनी जो है वो अचीवमेंट्स को दिखा सके। तो ये है यूनिट नंबर 8 BPAG 173 का। अगर आपको ये PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू सो मच।